मेरा नाम है शाइना और आप देख रहे हैं आई लव हिंदी। यहाँ पे हम इस पीडीएफ का सेकंड पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, यानी तीसरा पार्ट है। 4. कहानी और इकाई 3 कहानी और अन्य गद्य विधाएं। इकाई की रूपरेखा 3.0 उद्देश्य 3.1 प्रस्तावना 3.2 गद्य विधाओं का सामान्य परिचय 3 फरवरी 2001 उपन्यास 3 फरवरी 2002 कहानी 3 फरवरी 2003 नाटक 3 फरवरी 2004 रेखाचित्र स्केच 3 फरवरी 2005 आत्मकथा 3 फरवरी 2006 संस्मरण 3 फरवरी 2007 ललित निबंध 3 फरवरी 2008 फीचर 3 फरवरी 2009 रिपोर्टाज 3.3 कहानी और उपन्यास 3.4 कहानी और नाटक 3.5 कहानी और रेखाचित्र 3.6 कहानी और अन्य गौण गद्य विधाएं कहानी और आत्मकथा 3 जून 2002 कहानी और संस्मरण 36.3 कहानी और ललित निबंध 3 जून 2004 कहानी और फीचर 3 जून 2005 कहानी और रिपोर्टाज 3.7 सारांश अभ्यास 3.0 उद्देश्य यह एमए हिंदी के द्वितीय वर्ष के कहानी से संबंधित मॉड्यूल के पाठ्यक्रम कहानी स्वरूप और विकास से संबंधित खंड 1 की तीसरी इकाई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाली विधाओं का परिचय प्राप्त कर सकेंगी बता सकेंगे। कहानी और उपन्यास में क्या फर्क है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कहानी और नाटक में क्या फर्क है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी बता सकेंगे। कहानी और रेखाचित्र स्केच के अंतर को समझ सकेंगी बता सकेंगे। कहानी और संस्मरण के अंतर को समझ सकेंगे। कहानी और आत्मकथा के अंतर को समझ सकेंगे। कहानी और फीचर तथा कहानी और रिपोर्टाज का अंतर जान सकेंगे। 3. एक प्रस्तावना। इस इकाई में सर्वप्रथम गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। संसार की सभी भाषाओं में साहित्य के अध्ययन की सुविधा के लिए उसका विधाओं में विभाजन और विवेचन जरूरी समझा गया है। यद्यपि कुछ रचनाकारों और आलोचकों ने इस विभाजन को अनावश्यक माना है, पर यह अतिवादी दृष्टिकोण है। विधाओं का परस्पर मिश्रण और एक दूसरे के क्षेत्र में आवाजाही प्रयोगात्मक दृष्टि से अवांछनीय नहीं माना जा सकता, पर उसके अशंसन के लिए विधाओं की स्पष्ट पहचान बहुत जरूरी है। इस इकाई में विधाओं के संक्षिप्त परिचय के बाद कहानी का उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण, ललित निबंध, फीचर, रिपोर्टाज आदि से अंतर बताया गया है। इससे छात्रों छात्राओं को कहानी के स्वरूप को समझने और आशंसन करने में सहायता मिलेगी, इसकी उम्मीद है। 3. दो गद्य विधाओं का सामान्य परिचय। साहित्य के सम्यक और सुचारू रूप से अध्ययन के लिए काव्यशास्त्र या आलोचनाशास्त्र द्वारा उसका वर्गीकरण परंपरा से होता आया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रूपक और उसके अनेक भेद, गद्य काव्य, चंपू काव्य आदि इसके उदाहरण हैं। अंग्रेजी में भी साहित्य के एपिक, लिरिक, ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी आदि विभाजन किए गए हैं। कहना चाहिए कि दुनिया की प्रायः सभी भाषाओं में इस प्रकार के विभाजन साहित्य के अध्ययन की सुविधा के निमित्त प्रचलित हैं। कतिपय आधुनिक आलोचक और रचनाकार इस विभाजन को अनावश्यक मानने लगे हैं। उनके अनुसार साहित्य को उसकी समग्रता में ही समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे अलग अलग खंडों में बांटकर। उनका मानना है कि श्रेष्ठ रचनाकार विधाओं के मिश्रण, उनके बीच परस्पर आवाजाही में विश्वास करते हैं, न कि साहित्य को खंडों में विभाजित करके रचना में प्रवृत्त होते हैं। कतिपय रचनाकारों ने तो इस वर्गीकरण का दृढ़तापूर्वक विरोध भी किया है, पर वास्तविकता यह है कि उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध आदि गद्य विधाओं में अंतर है।
यह अवश्य है कि कुछ प्रतिभाशाली लेखक विधाओं के इस भेद को स्वीकार नहीं करते और इनका रचनात्मक स्तर पर कुशल सम्मिश्रण करते हैं, पर इस सम्मिश्रण का भी अनुशंसन करने के लिए विधाओं की अलग-अलग पहचान जरूरी है। बिना इस पहचान के विधाओं के एक दूसरे के क्षेत्र में आवाजाही का कौशल समझ में नहीं आ सकता। अतः हम इस बात का प्रयास करेंगे कि गद्य विधाओं के आपसी भेद को स्पष्टता के साथ समझा जाए। 3 फरवरी 2001 उपन्यास मोटे तौर पर उपन्यास उस अपेक्षाकृत बड़े आकार की रचना को कहा जाता है जो गद्य में रचित होती है, जिसमें एक कल्पना प्रसूत पर यथार्थ संसार होता है और जो नवीन होती है। इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास जैसी सतत विकासमान विधा को इस स्थूल परिभाषा में समेटा नहीं जा सकता। पहचान की दृष्टि से भी इसकी सीमाएं स्पष्ट है। इसके आकार की कोई सर्वमान्य सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसका अधिकतम आकार तो कुछ भी हो सकता है। निम्नतम आकार सीमा के बारे में भी कोई सुनिश्चित शब्द संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। ई.एम. फोर्स्टर ने उपन्यास की निम्नतम आकार सीमा 50,000 शब्द मानने का सुझाव दिया है, पर यह एक मानने योग्य सुझाव भर ही है। उपन्यास स्वीकृत रूप में एक गद्य विधा ही है, पर कुछ लेखक इसे भी चुनौती देते दिखते हैं। विक्रम सेठ ने, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, पद्म में एक उपन्यास लिख मारा है, पर सामान्यतः उपन्यास को गद्य विधा के रूप में ही स्वीकृति प्राप्त है। उपन्यास की कथा कल्पना प्रसूत हो इसे लेकर तो कोई विवाद नहीं है, पर वह यथार्थ हो ही, इस धारणा से सभी रचनाकार और आलोचक एकमत नहीं है। यथार्थ की अवधारणा को लेकर रचनाकारों और आलोचकों में बहुत मतभेद है। इन सारे मतभेदों के बावजूद उपन्यास की पहचान के लिए उसका अपेक्षाकृत बड़े आकार का होना, गद्य में लिखा जाना, कल्पना प्रसूत होना, यथार्थ के प्रति भले ही वह जादुई ही क्यों न हो निष्ठावान और नया होना आवश्यक है। आपवादिक रूप में भले ही इन मानकों से उलट रचनाएं लिखी जाए, पर वे अपवाद ही होंगी, नियम नहीं। 3.2 दो कहानी के स्वरूप का विवेचन हम इसी खंड की इकाई 2 में कर चुके हैं, अतः उसे दोहराने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपन्यास और कहानी दोनों गद्य में रचित होने वाली विधाएं हैं। कहानी का भी कथा संसार कल्पना प्रसूत और यथार्थ होता है, पर उपन्यास की अपेक्षा कहानी का आकार बहुत छोटा, उसका कथा संसार भी जीवन का एक अंश या टुकड़ा मात्र होता है। 3 फरवरी 2003 नाटक गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग और मिश्रित रूप में भी रचित होता है। यह संसार की सारी समृद्ध भाषाओं में अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विधा है। भारत में भी दृश्य काव्य की परंपरा बहुत प्राचीन, समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि यह संवादों में रचित होता है। रंग निर्देश इसकी अपनी खास पहचान है। इसका कथ्य ऐतिहासिक, कल्पना प्रसूत, यथार्थ, मिथकीय कुछ भी हो सकता है। 3.2 4 रेखाचित्र स्केच। रेखाचित्र पद अंग्रेजी के स्केच के वजन पर गढ़ा गया पद है। स्केच मूलतः चित्रकला का एक अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इनिगिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित करता है। रंगों का प्रयोग इसमें एकदम नहीं होता और आकृतियां भी कभी-कभी संकेतित होकर रह जाती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का रेखाचित्र उनके चश्मों, लाठी और मुस्कान की रेखाओं द्वारा ही पूरा हो जाता है। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं, उसमें भी कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। चित्र और साहित्य में अंतर यह है कि जहाँ चित्र में रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ साहित्य में कम से कम शब्दों का। रेखाचित्र में वर्णन की बहुलता, सजावटी या अलंकृत भाषा या शैली का चमत्कार अपेक्षित नहीं होता। इसीलिए रेखाचित्र को शब्दचित्र भी कहा जाता है।
रेखाचित्र की एक विशेषता यह भी है कि उसके विषय व्यक्ति, वस्तु या दृश्य वास्तविक अनुभव से जुड़े होते हैं। वहाँ कल्पना की अधिक गुंजाइश नहीं होती। डॉ सिद्धनाथ कुमार के अनुसार रेखाचित्र पूर्ण चित्र नहीं है वह व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का एक निश्चित दृष्टिबिंदु से प्रस्तुत किया गया प्रतिबिंब है, जिसमें विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखाचित्र के लिए विषय का कोई बंधन नहीं होता। इसमें सभी प्रकार के विषयों का समावेश संभव है। व्यक्ति के स्थान पर इसमें पशु पक्षी, वस्तु के रूप में कोई प्राकृतिक दृश्य और घटना के रूप में कोई रोचक प्रसंग लिया जा सकता है। 3 फरवरी 2005 आत्मकथा। जब कोई लेखक मैन शैली में अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा की संज्ञा दी जाती है। आत्मकथा का सबसे बड़ा गुण लेखक की ईमानदारी माना जाता है। वह न तो अपने जीवन से संबंधित कोई तथ्य छिपाता है, न ही आत्मप्रशंसा के लिए प्रच्छन्न प्रयास करता है। आत्मकथा में सब कुछ तथ्य ही अपेक्षित है, कल्पना के लिए उसमें कोई जगह नहीं होती। 3.2 6 संस्मरण। दपे संस्मरण वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने अनुभव जगत के किसी व्यक्ति, दृश्य या प्रसंग को संवेदनात्मक तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। व्यापक रूप से यह आत्मचरित के अंतर्गत आता है। संस्मरण लेखक अपने निजी अनुभवों को ही लिखित रूप देता है और कल्पना के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। संस्मरण लेखक यदि अपने संबंध में लिखता है तो वह आत्मकथा के, और यदि वह अन्य व्यक्तियों के संबंध लिखता है तो वह जीवनी के निकट होता है। इन 2 प्रकार के संस्मरणों को अंग्रेजी में क्रमशः रेमिनिसेंसेज और मेमवायर्स कहा जाता है। 3 फरवरी 2007 ललित निबंध। चेतना की उन्मुक्त उड़ान की ललित शैली में अभिव्यक्ति को ललित निबंध कहा जाता है। इसमें विषय का कोई बंधन नहीं होता और न ही उसकी कोई सीमा निर्धारित होती है। 3 फरवरी 2008 फीचर। फीचर के लिए हिंदी में कोई सटीक पर्याय उपलब्ध नहीं है। हिंदी में यह विधा भी नई ही है। इस पद का विधा विशेष के लिए प्रथम प्रयोग BBC लंदन ने करना आरंभ किया था। डॉ सिद्धनाथ कुमार के अनुसार 20वीं सदी के चौथे दशक के आरंभ में BBC लंदन के नाटक विभाग ने यथातथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना के लिए फीचर नामक डॉक्यूमेंट्री का आरंभ किया। यह कार्यक्रम विशेष अवसरों पर प्रसारण के लिए तैयार किया जाता था। हिंदी में भी जब आकाशवाणी के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों, स्वाधीनता दिवस, रविंद्र दिवस, प्रसाद जयंती आदि की आवश्यकता पड़ी तो BBC के अनुकरण पर रेडियो फीचर तैयार और प्रसारित किए जाने लगे। आरंभ में फीचर प्रोग्राम का अर्थ विशेष कार्यक्रम ही था, पर धीरे धीरे उसके अंतर्गत वे सभी रचनाएं आने लगी जो रेडियो टेक्निक की दिशा में कुछ नए प्रयोगों के लिए लिखी जाती थी। इन प्रयोगशील कार्यक्रमों का झुकाव कल्पना प्रधान रचनाओं की ओर कम, तथ्य प्रधान रचनाओं की ओर अधिक था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार लुई मैकनीस ने फीचर को वास्तविकता का नाटकीकृत रूप कहा है। वास्तविकता का तात्पर्य यहाँ वास्तविक घटनाओं और तथ्यों से है। लॉरेंस गिलियन के, जो BBC के आलेखरूपक विभाग से संबद्ध थे, अनुसार फीचर तथ्य पर आधारित होता है, नाटक कल्पना पर। रेडियो फीचरों में सभी प्रकार की वास्तविकताओं का नाटकीकृत रूप में उपस्थित किया जाता है। हिंदी में फीचर को रेडियो रूपक का नाम दिया गया। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के अनुसार रेडियो रूपक एक स्वतंत्र कला है जो नाटक आदि के स्वरूप विधानों से पूर्णतः पृथक है। उन्होंने HR विलियमसन के साक्ष्य से बताया है कि यदि रेडियो के पास अपनी कोई कला है जिसका निर्माण केवल रेडियो ने किया है तो वह फीचर है। 3.2 9 रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी ने भी अपना लिया है।
हिंदी में भी यह पद स्वीकृत हो गया है। इसका रिपोर्ट शब्द से घनिष्ठ संबंध है। रिपोर्ट किसी घटना के तथ्य प्रामाणिक वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उससे किसी प्रकार के साहित्यिक लालित्य की अपेक्षा नहीं की जाती। रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को ही रिपोर्टाज कहा जाता है। वस्तुगत तथ्य की ललित शैली में प्रभावोत्पादक प्रस्तुति रिपोर्टाज की पहचान है। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखे जाते हैं, पर इसकी प्रस्तुति में शैलीगत प्रविष्णुता और लालित्य आवश्यक होता है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा रचनाकार के दोहरे दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। इस विधा का विकास यूरोप में युद्धविषयक घटनाओं की रपट के संदर्भ में हुआ था। द्वितीय विश्वयुद्ध में यूरोप में, विशेषतः रूस में, इसका विकास साहित्यिक विधा के रूप में हुआ। बाद में इसका विस्तार जनोत्सवों, मेलों, बाढ़, अकाल या प्राकृतिक विपत्तियों की रपटों से भी जुड़ गया। रूसी लेखक एलिया एहरनबुर्ग को रिपोर्टाज लेखक के रूप में अजय ख्याति मिली। हिंदी में 1943 के बंगाल के अकाल और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय रिपोर्टाज लिखे गए और उन्हें साहित्यिक मान्यता प्राप्त हुई। 3.3 कहानी और उपन्यास। जिन गद्य विधाओं में सर्वाधिक समानता है वे हैं उपन्यास और कहानी। वस्तुतः मूलतः ये दोनों एक ही व्यापक प्रजाति की विधाएं हैं। ये दोनों ही विधाएं कथा की संतान हैं। कथा के विकास की पहली कड़ी उपन्यास और उसकी अगली कड़ी कहानी है। संसार की लगभग सारी भाषाओं में कहानी का उद्भव भी उपन्यास के बाद हुआ है। कथ्य की दृष्टि से इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। इनकी पहचान का सबसे स्थूल आधार तो इनका आकार ही है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि उपन्यास का आकार अपेक्षाकृत बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है। यद्यपि आकार के बड़ा छोटा होने का कोई कटाक्षंटा पूर्णतः तर्कसंगत आधार निर्धारित नहीं है, पर उपन्यास की अधिकतम सीमा हजारों पृष्ठों तक जा सकती है। यह उपन्यासकार के विजन और कथ्य की व्यापकता पर निर्भर है, पर उसकी निम्नतम आकार सीमा क्या हो, यह विवादास्पद होने पर भी विचारणीय है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक एम फोर्स्टर ने उपन्यास की निम्नतम सीमा 50,000 शब्दों तक निर्धारित करने का सुझाव दिया है और मेरी समझ से यह एक कामचलाऊ अच्छा नुस्खा है। पर यह स्मरण रखने की बात है कि यह शब्द सीमा कठोर और नितांत अनमनीय नहीं मानी जा सकती। हाँ, यह शब्द सीमा इसके इर्दगिर्द ही होनी चाहिए। कहानी की आकार सीमा उपन्यास से भी अधिक विवादास्पद है। इसका सविस्तार उल्लेख इस खंड की दूसरी इकाई में किया गया है। कुछ परिभाषाएं इसकी अधिकतम शब्द संख्या 7,500 निर्धारित करती हैं। सामान्य व्यवहार में शॉर्ट स्टोरी पद वैसी कथारचनाओं को निर्देशित करता है जिनमें अधिकतम 20,000 और न्यूनतम 1,000 शब्द हों। 1,000 से कम शब्द वाली कहानियों को अंग्रेजी में लेस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी या माइक्रो स्टोरी नाम से जाना जाता है और 20,000 शब्दों से अधिक आकार वाली कथाओं को नोवेलेट, नोवेला या नोवेल कहते हैं। हमने सभी मतों का ध्यान रखते हुए लघु कथा, अंग्रेजी लैश फिक्शन, उर्दू अफसाना, बांग्ला लोधु लोधु गोल्पो की शब्द संख्या 150 से 300, कहानी अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी की शब्द संख्या 1,000 से 3,000 और लंबी कहानी की शब्द संख्या 4,000 से 15,000 प्रस्तावित की जा सकती है। लघुकथा, कहानी, लंबी कहानी, उपन्यासिका, लघु उपन्यास और उपन्यास के बीच की दूरी इतनी लचीली रखी जा सकती है जिसके बीच ये विधाएं आवश्यक होने पर आवाजाही कर सकें। हिंदी के एक उल्लेखनीय कहानीकार उदय प्रकाश
अपनी कहानियों के बारे में लिखते हैं कि कुछ कहानियां बहुत लंबी है, लगभग उपन्यास की सरहदों को छूती हुई। कुछ आलोचक इन्हें कहानियां मानने से इनकार करते हुए उन्हें नोवेला, लघु उपन्यास घोषित करते हैं। पीली छतरी वाली लड़की, वारेन हेस्टिक्स का सांड या और अंत में प्रार्थना ऐसे ही लंबे आख्यान हैं। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि इन रचनाओं का गठन, इनका विन्यास और इनकी आंतरिक संरचना उपन्यास की तरह नहीं है। साधारण प्रचलित कहानियों के मुकाबले कई बार लगभग 10 गुना लंबी ये कहानियां इतने पृष्ठों के विस्तार के बावजूद अपनी गति और आंतरिक बनावट में अंततः कहानियों ही हैं, लघु या दीर्घ उपन्यास नहीं। इसी तरह मेरी कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो मुश्किल से कुछ वाक्यों में ही समाप्त हो जाती हैं या अधिक से अधिक एक दो पैराग्राफ में। लेकिन इतनी संक्षिप्त और छोटी होने के बावजूद वे कहानी ही है, लघुकथा, पैरेबल्स या फेबल्स नहीं। उनकी अन्विति, संरचना और अंतिम प्रभाव कहानी जैसा ही है। शायद किसी गद्य में लिखे गए रूपकाव्य के करीब पहुंचती हुई कहानी। पिछले कई वर्षों तो मैं कुछ ऐसी कहानियां भी लिखने के फेर में हूं जो एक वाक्य के पूरा होने के पहले ही पूरी होकर समाप्त हो जाएं। लेकिन तब भी उनमें अपने समय के जीवन की मार्मिक और अर्थपूर्ण अनुगूंजें हों। इस कथन से स्पष्ट है कि उदय प्रकाश आकार की दृष्टि से कहानी, उपन्यास और रूपकाव्य के अंतर को स्वीकार नहीं करते, पर गठन, विन्यास, आंतरिक संरचना, गति, आंतरिक बनावट आदि जुमलों से उनका तात्पर्य क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी कहानी भी नहीं लिखी है जो एक वाक्य के पूरा होने के पहले ही पूरी होकर समाप्त हो जाए और इसके बावजूद उसमें अपने समय के जीवन की मार्मिक और अर्थपूर्ण अनुगूंजें हों। मेरी दृष्टि में यह अतिकथन है। अपने को अन्य कहानीकारों से अलग करने का एक आत्मविश्वासपरक प्रयास। कहानी और उपन्यास के अंतर का एक विश्वसनीय आधार यह है कि उपन्यास में कथा विकासमान होती है, जबकि कहानी में वह किसी एकल प्रसंग तक सीमित होती है। यद्यपि ऐसे उपन्यासों की भी कोई कमी नहीं है जिनमें कथा का कोई विकास नहीं होता, वह किसी एक दिक और काल में कीलित होती है। उदाहरणार्थ जेम्स जॉयस का यूलिसिस या मार्शल प्रू और वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास। पर ये उपन्यास आपवादिक प्रयोग के रूप में हैं। इनकी गिनती सामान्य उपन्यासों में नहीं होती। हिंदी में भी कृष्ण बलदेव वैद के उपन्यास लगभग ऐसे ही हैं। आदर्श कहानी की पहचान यह है कि उसमें कथा हो ही नहीं, वह किसी काल बिंदु में कीलित किसी मानवीय कार्य, व्यापार या प्रसंग के रूप में हो। रूसी कहानीकार चेखव की कहानियां इस दृष्टि से इस आदर्श के निकट पहुंचती हैं। हिंदी के अमरकांत की दोपहर का भोजन भी इस आदर्श के बहुत निकट जाती दिखाई पड़ती है, पर यह आदर्श अधिकतर कहानियों के लिए बहुत भारी पड़ता है। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियां किसी एक प्रसंग और 24 घंटे से कम की कालसीमा का पालन तो करती हैं, पर वे उक्त आदर्श का पालन नहीं करती। वस्तुतः हिंदी की अधिकतर कहानियां कथा के इस दूसरे मानदंड का ही अनुगमन करती हैं। हिंदी की अखानी धारा की कहानियों में कथा को सिरे से ही अस्वीकार करने और दिक्काल के बंधनों को न मानने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, पर वह हिंदी कहानी की स्वीकृत प्रवृत्ति नहीं है। अतः कथा की दृष्टि से उपन्यास और कहानी का अंतर यह स्वीकार किया जा सकता है कि उपन्यास में शुद्ध कथा तो नहीं, पर मानवीय कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाली कथा का दिक और काल की दृष्टि से विकास और विस्तार अपेक्षित होता है, जबकि कहानी में कथा के लिए तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं और मानवीय कार्य व्यापार भी सीमित काल, जैसे कुछ मिनटों से लेकर 24 घंटों के भीतर, और दिक किसी एक स्थान या अधिक से अधिक 2-3 जगहों तक में कीलित हों, उससे बाहर न निकले। कथ्य की दृष्टि से कहानी उपन्यास में साम्य है। दोनों जीवन यथार्थ का चित्रण करते हैं। अंतर यह है कि उपन्यास में प्रस्तुत जीवन व्यापक,
वैविध्यपूर्ण और जटिल होता है, जबकि कहानी में वह सीमित, एकल और सरल होता है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि उपन्यास के कथ्य की कोई सीमा नहीं होती, यह उपन्यासकार पर निर्भर है कि वह जीवन का कितना व्यापक फलक लेता है और उसका अनुभव संसार कितना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है। कहानीकार को इतनी छूट नहीं होती। वह किसी एकल अनुभव को ही अपेक्षित तीव्रता के साथ कहानी में प्रस्तुत कर सकता है। जहाँ तक जटिलता का प्रश्न है, उपन्यास में तो उसकी पूरी गुंजाइश होती है, पर कहानी में उसके लिए अधिक अवकाश नहीं होता। कहानीकार का अनुभव भी जटिल हो सकता है, पर उसे प्रस्तुत करने के लिए उसमें पर्याप्त अवकाश या स्पेस नहीं होता। जटिल अनुभव को व्यक्त करने के लिए कहानीकार को लंबी कहानी के शिल्प की शरण लेनी पड़ती है, जिसका आकार मेरे सुझाव के अनुसार 4000 से 15,000 शब्दों का अपेक्षित नमनीयता के अनुसार होना चाहिए। कहानी और उपन्यास का एक अंतर यह भी है कि उपन्यास में एक विजन होता है, जबकि कहानी किसी एक संवेदना से जुड़ी होती है। विजन की पहचान लेखक की उस समग्र दृष्टि के रूप में की जा सकती है, जिसमें उसके अनुभव, संवेदना, विचार और जिंदगी को समझने की असाधारण क्षमता का योग होता है। कहानी में विचार और चिंतन के लिए कोई अवकाश नहीं होता। कहानी लेखक की किसी एकल संवेदना से संबद्ध होती है। एक उपमा का सहारा ले तो कह सकते हैं कि उपन्यास में संवेदनाओं का जाल निर्मल आकाश में दिखाई पड़ने वाली निहारिका या तारों के समूह की तरह होता है, जबकि कहानी में व्यक्त संवेदना सुबह के चमकीले शुक्रग्रह के रूप में होती है। अंग्रेजी आलोचकों द्वारा शॉर्ट स्टोरी की पहचान ऐसी संक्षिप्त गद्यकथा के रूप में की गई है, जो नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार, व्यापक फलक वाले कथारूपों से भिन्न होती है। उनसे अलग, शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है, जो किसी एक सार्थक प्रसंग या दृश्य से, जिसमें कुछ थोड़े से कभी-कभी तो मात्र एक ही पात्र कार्यरत होते हैं, बिजली की चमक की तरह उद्भासित हो उठता है। इस कथारूप में मितप्रसारी दृश्य रचना और संक्षिप्त वर्णन की अपेक्षा की जाती है। चरित्र कार्य व्यापार और नाटकीय मुठभेड़ से युक्त तो होते हैं, पर उनका पूर्ण विकास दिखाना अपेक्षित नहीं होता। छोटी कहानी अपने छोटे आकार के कारण बड़े आकार वाली कथाओं की तरह दृश्य योजना, परिवेश और मुख्य पात्रों के परिचय में, जिसे अंग्रेजी के आलोचक एक्सपोजिशन कहते हैं, बहुत उदार नहीं हो सकती। प्रायः छोटी कहानी कार्य व्यापार के बीच की किसी क्रिया से आकस्मिक आरंभ के साथ शुरू होती है। बड़ी कहानियों की तरह छोटी कहानियों के कथानक में भी चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स, संकट का क्षण या मोड़ होते हैं, पर वे प्रायः एकल होते हैं। उनका अंत भी प्रायः आकस्मिक और खुला होता है। हिंदी में प्रेमचंद ने कहानी के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया था, जो उनके कहानी लेखन के अनुभव पर आधारित था। उनके अनुसार वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, बल्कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। वे मानते हैं कि उपन्यासों की भांति कहानियां भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग भर दिखाना है। वे इसमें यह भी जोड़ते हैं कि कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। उसकी जमीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उसमें कई रसों, कई चरित्रों और घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। अब वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव, मर्मस्पर्शी चित्रण है। इस एकतथ्यता ने उसमें प्रभाव,
आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रवाहमयी हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी ओर इशारा भर कर देता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और इसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके। संरचना की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर मुख्यतः आकार को लेकर है। उपन्यास शिल्प की सारी प्रविधियां, जैसे दृश्य परिदृश्य की योजना, कथक का कहानी के मुख्य पात्र में परिवर्तन, संवाद योजना और नाटकीय आकस्मिकता, कथाओं का वर्तमान से अतीत और अतीत से वर्तमान में संचरण, कथा के भीतर कथाओं की योजना, मिथक और फंतासी का उपयोग आदि दोनों की स्वीकृत प्रस्तुति प्रविधियों है। अंतर केवल यह होता है कि कहानी में इन प्रविधियों का सीमित मात्रा में प्रयोग होता है और कथा के स्थान पर प्रसंग निर्मित होते हैं। भाषा की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं होता। साधारणतः दोनों का गद्य सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले गद्य की तरह ही यथार्थ के निकट होता है। अभिव्यंजना की दृष्टि से दोनों में सर्जनात्मकता तो अपेक्षित होती ही है। कहानी में भाषिक सजावट के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होती। उसकी भाषा सटीक, संक्षिप्त, अर्थगर्भ और सूक्ति के रूप में होती है। उपन्यास की तरह उसमें विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता। 3. 4 कहानी और नाटक। कहानी की तुलना में नाटक बहुत प्राचीन विधा है, इस कारण उसमें भेद प्रभेद की संख्या अधिक है। नाटक संस्कृत दृश्यकाव्य का एक भेद है, जिसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कहानी का आकार नाटक की अपेक्षा उसके एक भेद एकांकी नाटक के अधिक निकट होता है। नाटक में गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है, जबकि एकांकी नाटक में सामान्यतः गद्य का ही प्रयोग होता है। इस दृष्टि से कहानी और एकांकी नाटक दोनों में समानता है। कथ्य की दृष्टि से भी आधुनिक एकांकी नाटक और कहानी में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। दोनों का कथ्य मुख्यतः आधुनिक जीवन यथार्थ से संबद्ध होता है। इनका मुख्य अंतर संरचना को लेकर है। एकांकी नाटक संवादों में रचित होता है और उसमें बीच बीच में रंग निर्देश दिए जाते हैं। कहानी में भी संवादों का उपयोग किया जाता है और कभी-कभी पूरी कहानी भी केवल संवादों में रचित होती है। पर कहानी में रंग निर्देश के स्थान पर कथक या नरेटर स्थानों या परिवेश और पात्रों की वेशभूषा, बटा, रूपाकार आदि का वर्णन करता है। प्रेमचंद की एक कहानी दुराशा केवल संवादों के रूप में लिखी गई है और स्वयं प्रेमचंद ने उसे कहानी मानकर अपने एक कहानी संग्रह में संकलित भी किया था, पर उसे कहानी इस कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें नाटक की तरह आरंभ में पात्रों का परिचय, प्रसंग का समय और स्थान का उल्लेख किया गया है। बीच में भी रंग निर्देश किया गया है। नाटक में रंगमंच निर्देश के बाद, जिसे दर्शक पढ़ता नहीं बल्कि देखता है, पात्रों का प्रवेश आकस्मिक रूप से कराया जाता है। कहानी में भी पात्र कथक या कहानीकार द्वारा संक्षेप में उल्लिखित परिवेश में अपने संवादों के साथ नाटकीय रूप में प्रवेश करते हैं, जैसे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन में। कतिपय कहानियों में उनके पात्र बिना परिवेश और समय के उल्लेख के ही नाटकीय या आकस्मिक रूप में प्रवेश करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप में। पात्रों का परिचय बाद में किसी ब्याज से दिया जाता है, पर यह अंतर शिल्प प्रविधि का ही है। 3.5 कहानी और रेखाचित्र छोटी कहानी के विकास में स्केच और टेल उपाख्यान
की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। एजेएच के अनुसार ये दो पद उस क्षेत्र के दो छोर हैं जिनके भीतर आधुनिक छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी विकसित हुई। अपनी अन्य विशेषताओं के साथ स्केच तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त और टेल उपाख्यान की तुलना में सामान्यतः अधिक विश्लेषणात्मक और कम कथात्मक या नाटकीय होता है। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है, छोटी कथा उपाख्यान का मौखिक। यह अकेला अंतर ही उनके अलग अलग तरह के प्रभाव का कारण बन जाता है। स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर अपनी नज़र रखता है, जबकि उपाख्यान दरबार या अलाव के चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली चीज़ होती थी, जो प्रायः अतीत की पुनर्रचना होती थी। 19वीं शताब्दी में कुछ लेखकों ने, जिन्हें आधुनिक कहानी का जनक कहा जा सकता है, निकोलाई गोगोल, हॉथोर्न, ईटीए हॉफमान, हाइनरिक फॉन क्लाइस्ट, प्रोस्पेर मेरिमी को आदि स्केच के तत्वों के साथ उपाख्यान के तत्वों का मिश्रण करके एक नई कथाविधा को अस्तित्व में ला दिया, जो छोटी कहानी के नाम से जानी गई। यद्यपि इनमें से प्रत्येक लेखक ने यह मिश्रण अपने ढंग से किया, पर सामान्य लक्ष्य कदाचित उपाख्यान की फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान को थोड़ा मंद और स्केच को उसकी कठोर तथ्यात्मकता के बंधन से मुक्त करना था। इस प्रकार आधुनिक छोटी कहानी अतिकल्पनात्मक कथा, उपाख्यान और फोटोग्राफीय स्केच के मध्य विचरण करती है और किसी न किसी रूप में दोनों के गुणों से युक्त होती है। उदाहरण के लिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की छोटी कहानियों प्रायः परंपरागत मिथकीय प्रतीकों, पानी, मछली आदि का उपयोग करके शक्ति अर्जित करती हैं, पर वे उपकथा की अपेक्षा स्केच के अधिक निकट हैं। इसके विपरीत उसी के समकालीन विलियम फॉकनर की कहानियां उपाख्यान के अधिक निकट प्रतीत होती हैं। हिंदी में पहाड़ी, यशपाल आदि अनेक कहानीकारों ने कहानी में रेखाचित्र या स्केच का मिश्रण किया है, पर रामवृक्ष बेनीपुरी के माटी की मूर्तें और महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के रेखाचित्रों को कहानी नहीं कहा जा सकता। कारण यह कि इन रेखाचित्रों के पात्र उनके लेखकों से जुड़े वास्तविक व्यक्ति हैं, जबकि पहाड़ी, यशपाल और यहाँ तक कि प्रेमचंद की रेखाचित्रनुमा कहानियों के पात्र काल्पनिक हैं। 3.6 कहानी और अन्य गौण गद्य विधाएं कहानी से समानता रखने वाली गौण गद्य विधाओं में आत्मकथा, संस्मरण, निबंध, फीचर, रिपोर्टाज आदि के नाम लिए जा सकते हैं। वस्तुतः कहानी शिल्प के रूप में इनका प्रयोग करने के कारण इनके निकट आ जाती है। 3 जून 2001 कहानी और आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक मैं शैली में अपनी जीवनी लिखता है। यह सच है कि कहानी भी लेखक के निजी अनुभव का ही आख्यान होती है और अनेक कहानियों में शैली में लिखी जाती हैं। इस कारण कभी-कभी कहानी में आत्मकथा का भ्रम पैदा होता है। कभी-कभी लेखक स्वयं भी यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि कहानी में विश्वसनीयता का गुण आ सके। प्रेमचंद की कुछ कहानियों, जैसे आप बीती, कजाकी, कश्मीरी सेव, गुल्ली डंडा, चोरी, पंडित मोटेराम की डायरी, पैपुजी आदि, उनकी आपबीती होने का भ्रम पैदा करती हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुलीवाला भी उनकी आत्मकथा का भ्रम पैदा करती है। 3 जून 2002 कहानी और संस्मरण दोनों गद्य में लिखे जाते हैं और आकार की दृष्टि से भी तो समान ही होते हैं, पर उनकी प्रकृति में अंतर होता है। संस्मरण लेखक के जीवन में आए किसी वास्तविक व्यक्ति, पशुपक्षी या प्रसंग से जुड़ा होता है, जबकि कहानी लेखक के अनुभव से जुड़ी होने पर भी कल्पना प्रसूत होती है। कहानी में संस्मरण की प्रविधि का प्रयोग करके उसे विश्वसनीय बनाने का प्रयास भी किया जाता है। 3 जून 2003 कहानी और ललित निबंध आकार और गद्य विधा होने की समानता के बावजूद कहानी और ललित निबंध में कोई उल्लेखनीय समान तत्व नहीं होता। कभी-कभार दोनों में परस्पर आवाजाही हो जाती है।
जैसे जब कहानी में कोई पात्र आत्मचिंतनरत होता है तो वहां ललित निबंध की स्वच्छंदता आ जाती है, और ललित निबंध में भी कथा प्रसंगों का समावेश कथ्य की जरूरत के अनुसार होता रहता है। 3.6 4 कहानी और फीचर फीचर भी कहानी के आकार की एक गद्य विधा है, पर उसमें सब कुछ आंखों देखा और कानों सुना ही होता है, कल्पना के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। फीचर प्रायः व्यक्ति या स्थिति विशेष के यथातथ्य वर्णन से संबद्ध होता है, जबकि कहानी में लेखक की अनुभवजन्य संवेदना काल्पनिक प्रसंगों के माध्यम से व्यक्त होती है। 3 जून 2005 कहानी और रिपोर्टाज पीपल्स फीचर की तरह ही रिपोर्टाज का संबंध वास्तविक घटनाओं और सामूहिक प्रसंगों से होता है, और दोनों का एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश वर्जित नहीं होता, पर इसके अतिरिक्त और कोई समानता उनमें लक्षित नहीं होती। 3 7 सारांश साहित्य के सम्यक और सुचारू रूप से अध्ययन के लिए काव्यशास्त्र या आलोचनाशास्त्र द्वारा उसका वर्गीकरण परंपरा से होता आया है। कुछ आधुनिक आलोचक और रचनाकार इस विभाजन को अनावश्यक मानने लगे हैं। उनके अनुसार साहित्य को उसकी समग्रता में ही समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे अलग-अलग खंडों में बांटकर। पर उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध आदि गद्य विधाओं में अंतर है। यह अवश्य है कि कुछ प्रतिभाशाली लेखक विधाओं के इस भेद को स्वीकार नहीं करते और इनका रचनात्मक स्तर पर कुशल सम्मिश्रण करते हैं, पर इस सम्मिश्रण का भी अनुशंसन करने के लिए विधाओं की अलग-अलग पहचान जरूरी है। मोटे तौर पर उपन्यास उस अपेक्षाकृत बड़े आकार की रचना को कहा जाता है जो गद्य में रचित होती है, जिसमें एक कल्पना प्रसूत पर यथार्थ संसार होता है और जो नवीन होती है। इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास जैसी सतत विकासमान विधा को इस स्थूल परिभाषा में समेटा नहीं जा सकता। पहचान की दृष्टि से भी इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। इसके आकार की कोई सर्वमान्य सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसका अधिकतम आकार तो कुछ भी हो सकता है। निम्नतम आकार सीमा के बारे में भी कोई सुनिश्चित शब्द संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। उपन्यास की कथा कल्पना प्रसूत हो, इसे लेकर तो कोई विवाद नहीं है, पर वह यथार्थ हो ही, इस धारणा से सभी रचनाकार और आलोचक एकमत नहीं है। यथार्थ की अवधारणा को लेकर रचनाकारों और आलोचकों में बहुत मतभेद है। इन सारे मतभेदों के बावजूद उपन्यास की पहचान के लिए उसका अपेक्षाकृत बड़े आकार का होना, गद्य में लिखा जाना, कल्पना प्रसूत होना, यथार्थ के प्रतिभले ही वह जादुई ही क्यों न हो निष्ठावान और नया होना आवश्यक है। कहानी का भी कथा संसार कल्पना प्रसूत और यथार्थ होता है, पर उपन्यास की अपेक्षा कहानी का आकार बहुत छोटा, उसका कथा संसार भी जीवन का एक अंश या टुकड़ा मात्र होता है। नाटक गद्य और पद्य दोनों में अलग-अलग और मिश्रित रूप में भी रचित होता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि यह संवादों में रचित होता है। रंग निर्देश इसकी अपनी खास पहचान है, पर कहानी केवल गद्य में लिखी जाती है। संवाद योजना कहानी में होती है, पर रंग निर्देश नहीं होता। स्केच मूलतः चित्रकला का एक अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इनिगिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित करता है। रेखाचित्र में कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। रेखाचित्र का विषय वास्तविक अनुभव से जुड़ा होता है। वहाँ कल्पना की अधिक गुंजाइश नहीं होती। कहानी में संवेदना का तत्व प्रमुख होता है और उसमें निर्मित प्रसंग कल्पना प्रसूत होते हैं। आत्मकथा से कहानी की भिन्नता इस बात में है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के तथ्यों को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है। उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि कहानी कल्पना प्रसूत होती है। संस्मरण आत्मकथा का एक अंग है। संस्मरण लेखक अपने निजी अनुभवों को ही लिखित रूप देता है और कल्पना के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती।
कहानी में ऐसा नहीं होता। चेतना की उन्मुक्त उड़ान की ललित शैली में अभिव्यक्ति को ललित निबंध कहा जाता है। इसमें विषय का कोई बंधन नहीं होता और न ही उसकी कोई सीमा निर्धारित होती है। कहानी से इसका संबंध दूर का ही है। फीचर रेडियो द्वारा विशेष अवसरों पर प्रसारण के लिए तैयार किया जाने वाला डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम है। इसका रूपक का होता है। कहानी से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के साहित्यिक और कलात्मक रूप को ही रिपोर्टाज कहा जाता है। वस्तुगत तथ्य की ललित शैली में प्रभावोत्पादक प्रस्तुति रिपोर्टाज की पहचान है। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखे जाते हैं, जिन गद्य विधाओं में सर्वाधिक समानता है वे हैं उपन्यास और कहानी। कथ्य की दृष्टि से इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं होता। इनकी पहचान का सबसे स्थूल आधार तो इनका आकार ही है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि उपन्यास का आकार अपेक्षाकृत बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है। उपन्यास की निम्नतम शब्द सीमा 50,000 के आसपास निर्धारित की जाती है। कहानी की शब्द संख्या 1,000 से 3,000 और लंबी कहानी की शब्द संख्या 4,000 से 15,000 प्रस्तावित की जा सकती है। लघु कथा कहानी। लंबी कहानी उपन्यासिका, लघु उपन्यास और उपन्यास के बीच की दूरी इतनी लचीली रखी जा सकती है कि वे एक दूसरे की सीमाओं में आवाजाही कर सकें। कहानी और उपन्यास के अंतर का एक विश्वसनीय आधार यह है कि उपन्यास में कथा विकासमान होती है, जबकि कहानी में वह किसी एकल प्रसंग तक सीमित होती है। कथा की दृष्टि से उपन्यास और कहानी का अंतर यह स्वीकार किया जा सकता है कि उपन्यास में शुद्ध कथा तो नहीं, पर मानवीय कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाली कथा का दिक् और काल की दृष्टि से विकास और विस्तार अपेक्षित होता है, जबकि कहानी में कथा के लिए तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं और मानवीय कार्य व्यापार भी सीमित काल, जैसे कुछ मिनटों से लेकर 24 घंटों के भीतर, और दिक् किसी एक स्थान या अधिक से अधिक 2-3 जगहों तक में कीलित हों, उससे बाहर न निकले। कथ्य की दृष्टि से कहानी उपन्यास में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। दोनों जीवन यथार्थ का चित्रण करते हैं। अंतर यह है कि उपन्यास में प्रस्तुत जीवन व्यापक, वैविध्यपूर्ण और जटिल होता है, जबकि कहानी में वह सीमित, एकल और सरल होता है। कहानी और उपन्यास का एक अंतर यह भी है कि उपन्यास में एक विजन होता है, जबकि कहानी किसी एक संवेदना से जुड़ी होती है। कहानी का आकार नाटक की अपेक्षा उसके एक भेद एकांकी के अधिक निकट होता है। एकांकी संवादों में रचित होता है और उसमें बीच बीच में रंग निर्देश दिए जाते हैं। कहानी में भी संवादों का उपयोग किया जाता है और कभी-कभी पूरी कहानी भी केवल संवादों में रचित होती है। पर कहानी में रंग निर्देश के स्थान पर कथक या नरेटर स्थान बटा परिवेश और पात्रों की वेशभूषा बटा रूपाकार आदि का वर्णन करता है। कहानी और रेखाचित्र स्केच आकार की दृष्टि से समान होते हैं। इनका मुख्य अंतर यह है कि रेखाचित्र तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कहानी कल्पना प्रसूत होती है। आत्मकथा में लेखक में शैली में अपनी जीवनी लिखता है। यह सच है कि कहानी भी लेखक के निजी अनुभव का ही आख्यान होती है और अनेक कहानियों में शैली में लिखी जाती हैं, पर वह यथार्थ होने पर भी कल्पना प्रसूत ही होती है। संस्मरण लेखक के जीवन में आए किसी वास्तविक व्यक्ति, पशुपक्षी या प्रसंग से जुड़ा होता है, जबकि कहानी लेखक के अनुभव से जुड़ी होने पर भी कल्पना प्रसूत होती है। आकार और गद्य विधा होने की समानता के बावजूद कहानी और ललित निबंध में कोई उल्लेखनीय समान तत्व नहीं होता। कभी कभार दोनों में परस्पर आवाजाही हो जाती है। फीचर भी कहानी के आकार की एक गद्य विधा है, पर उसका रूप रूपक का होता है और कल्पना के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। फीचर की तरह ही
रिपोर्टाज का संबंध वास्तविक घटनाओं और सामूहिक प्रसंगों से होता है और कहानी से उसका संबंध दूर का ही होता है। अभ्यास 1। गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2 उपन्यास और कहानी के अंतर पर प्रकाश डालिए। 3 कहानी और रेखाचित्र स्केच के परस्पर संबंध और उनके अंतर का विवेचन कीजिए। 4 कहानी और आत्मकथा संस्मरणलित निबंध फीचर रिपोर्टाज आदि के संबंध और अंतर पर प्रकाश डालिए।